नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी द्वारा आयोजित एईडीओ के फॉर्म भरे हैं तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा। इस परीक्षा में आपको 100 समान अध्ययन का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको अधिक से अधिक नंबर लाना आवश्यक है। इसके लिए आज हम इसका पहला सेट लेकर आए हैं। इसमें 100 प्रश्न रहेगा और आप इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसका परीक्षा का जो है डेट 14 अप्रैल से निर्धारित किया गया है। तो फ्रेंड, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसका जो मुख्य मुख्य पॉइंट हो उसे आप नोट कर कीजिएगा। तो इसका पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला में है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी है हेमिस, ऑप्शन सी है केबुल, ऑप्शन डी में बांदीपुर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिस। हेमिस जो आपको लद्दाख में पड़ता है। कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान जो है बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो अवस्थित है वह है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। ये अगला प्रश्न है कि हस्तांतरित कृषि होता है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? जो प्रत्येक क्षेत्र जो है अलग जो है क्षेत्र सब है, उसमें अलग अलग टाइप का कृषि होता है। उसी प्रकार जो है जैसे मेक्सिको, ब्राजील, हिमालय पट्टी, इस समय हस्तांतरित कृषि होता है, तो उसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो उत्तर पूर्व भारत के कृषि को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व कृषि में झूमिंग कहा जाता है उसको। मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है और ब्राजील का होता है रोको। ब्राजील में जो कृषि होता है उसे रोको कहा जाता है और हिमालय पट्टी में जो होता है उसे खील कहा जाता है। और जैसे श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है जलडमरू मध और स्थिति। जलडमरू मध का स्थिति कहाँ है? जैसे जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है, कुक तस्मान सागर तथा दक्षिण सागर के बीच में है, मलाक्का जो है जावा सागर और बंगाल की खाड़ी का है, डोर उत्तरी सागर या प्रशांत महासागर में। इसमें से आपको कौन सुमेलित नहीं है वह देखना है। तो आपको ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के हैं। कुक जो हो जाएगा आपका तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, और मलाक्का हो जाएगा जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में। डोबर जनसंधि जो होता है आपको यह उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच का यह जगह जो है जलडमरू मध है। यह फ्रेंड यह डोबर गलत था। इसका सही हो जाएगा उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का प्रवाह बेसिन भारत के निम्न स्थिति में किस राज्य में तक फैला हुआ है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। गोदावरी नदी बेसिन जो है आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व में से कितने भू आवेशित देश है जो दोहरे भू आवेशित से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए विश्व के भू आवेशित देशों में से 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे भू आवेशित देश हैं, अर्थात ये देश चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है, जो स्वयं भी भू आवेशित देश हैं। और उन देश जो 2 देश है उज्बेकिस्तान और लिechtenstein है, जो अब पहले से ही भू आवेशित देश है और उसके चारों ओर भी देश है। अगला प्रश्न है कि कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, कक्कर और मकर रेखा पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है या सभी जगह पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विषुवत रेखा। कोरियोलिस बल जो होता है फ्रेंड न्यूनतम प्रभाव विद्युत विषुवत रेखा पर तथा अधिकतम प्रभाव ध्रुवों पर इसका पड़ता है। कोरियोलिस बल हम उससे बोलते हैं जो घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाता है, जिससे विक्षेपित होने के प्रभाव को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सभी भूकंपीय तरंगे का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है सभी भूकंपीय तरंगे का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। और तीसरा है केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्र से भाग से गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी सही है, यानी भूकंप तरंगे का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर वेग बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्र के भाग पर गुजरता है। फिर अगला प्रश्न है कौन सा एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील, ऑप्शन बी कांवर झील, ऑप्शन सी भोजताल झील, ऑप्शन डी नकी झील। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कांवर झील, ऑप्शन बी। यानी बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, भोजताल झील आपको मध्य प्रदेश में है और नक्की झील आपको राजस्थान में है। बिहार का पहला रामसर स्थल में यह कांवर झील को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है चंबल, हिंडन और टोंस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यमुना। तो अफवाह के आधार पर गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी होता है इसका। कावेरी की सहायक नदी में आपको चंबल हिमावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती हो जाएगा। महानदी की सहायक नदी में आपका विश्वनाथ, जोंक, तेल हो जाएगा। वहीं ताप्ती नदी के सहायक नदी में आपको गोमई, अरुणावती हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो विचार कीजिए जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ऑप्शन बी है पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है जबकि नए को खादर कहा जाता है। ऑप्शन सी है हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन डी है आपका उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी के बने हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जो गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी से बना है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं जबकि नए को खादर कहते हैं। उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। अगला प्रश्न है कि राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण से देख रहा है। दर्पण तथा उनसे प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा? यानी यह दर्पण है, दर्पण और उनके बीच की दूरी 6 मीटर है और राम जो है 2 मीटर इधर घसकता है, तो 2 मीटर इधर घटेगा तो 4 हो जाएगा और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो 4 और 4 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? पहला है कि वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन विद्युत धारा का प्रयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। इसमें से आपको चुनना है कि सही उत्तर कौन सा है। इसका फ्रेंड तीनों सही है, यानी वो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 1, 2 और 3। एक में हो जाएगा वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इससे विद्युत धारा प्रवाह कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्षता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे किसका नियम कहा जाता है? ऑप्शन ए हुक का नियम, ऑप्शन बी लेंज का नियम, ऑप्शन सी पवासो का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हुक का नियम। प्रतिबल बराबर ई गुणे विकृति
होता है। और ई का जो प्रत्यक्षता गुणांक, ई जो होता है इसका प्रत्यक्षता गुणांक होते हैं। यानी प्रत्यक्षता सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति के एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे ही हुक का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी घड़ियां आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है कि सड़क लोलक भी आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसमें से आपको दोनों में से चयन करना है, तो सत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो हो जाएगा आपका उत्तर ए और दो दोनों हो जाएगा। यानी सभी घड़ी जो होता है आवर्त गति का प्रयोग करता है, और सड़क लोलक जो होता है आपको आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला ऑप्शन ए है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। तथा विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु के परत पर निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। और यह जो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक उपयोग इसको माना जाता है। तो अगर आपको प्रश्न पूछे कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण हस्त अनुष्ठान नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बल की दिशा, ऑप्शन बी विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन सी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ऑप्शन सी हो जाएगा चालक तार की दिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मिलाना है इसमें से पोटेशियम मतलब कौन सा अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पोटेशियम जो है आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। पोटेशियम आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम आपको गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कॉपर आपको जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, और आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको पूछे फ्रेंड कि पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है पोटेशियम जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, वहीं कॉपर आपको जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, और आयरन जो है आपका लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा बढ़ते क्रम में यानी कम से लेकर अधिक में आपको इसको लगाना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका सोना, सोना से अधिक हो जाएगा आपका कॉपर, कॉपर से हो जाएगा आपको आयरन। तो सबसे अधिक आपको अभिक्रियाशील पूछे तो आपको हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, फिर आपको सोडियम हो जाएगा, फिर आपको कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, फिर कॉपर, फिर आपको Hg हो जाएगा यानी पारा, फिर Ag हो जाएगा सिल्वर, और इसके बाद हो जाएगा Au गोल्ड। तो सबसे कम हो जाएगा सोना और सबसे अधिक हो जाएगा आपको पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि आपको व्यापारिक नाम को उसके सूत्र के साथ मिलाना है। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, और अधोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 का हाफ H2O होता है। अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार लवण का पीएच मान कितना होता है। इसका 7 से कम होता है। फ्रेंड जो अम्ल जो होता है अम्ल का 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है, और 7 से कम को अम्लीय कहा जाता है, और 7 का पीएच मान जो होता है वह उदासीन कहलाता है। अगला प्रश्न है जब Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu से अभिक्रिया होता है तो कौन सा अभिक्रिया करता है।
ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जो है जैव उत्प्रेरक है? तो ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। फिर जो एंजाइम जो होता है जो हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना हो तो उसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडन करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंदुक खलिका संधि ये जो है आपको सभी दिशाओं में गति करता है। दूसरा है धुराग संधि, ये जो होता है आगे पीछे एवं बाएं दाएं गति करता है। हिंज संधि जो आपको एक दिशा में गति करता है। और अचल संधि जो आपको ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि होता है। तो फ्रेंड पूछिए आपको कंदुक खलिका संधि जो आपको कितने दिशा में गति करता है? तो वह सभी दिशा में गति करता है। धुराग संधि आपको जो होता है आगे पीछे बाएं दाएं दिशा में गति करता है। हिंज संधि जो होता है सिर्फ एक ही दिशा में गति करता है। और अचल संधि जो होता है आपको ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य होता है। यह कंदुका संधि शरीर को सभी दिशाओं में गति करता है और अस्थि इन संधियों पर हिल नहीं सकता। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने नीचे जबड़े के शीर्ष से दूर ले जाते हैं, तब जो है आपको ऊपरी जबड़े हिलाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है थैलीसीमिया को मिलान करना है। तो थैलीसीमिया जो है आपको रक्त लवता हो जाती है। अगर थैलीसीमिया की कमी होता है तो आपको रक्त लवता बीमारी हो जाता है। फिनान कीटोनुरिया यह आपको मानसिक दुर्बलता आ जाती है इसमें। वर्णांता में आपको व्यक्ति का रंग नहीं पहचान पाता है, लाल हरे रंग का कलर वह नहीं पहचान पाता है। हेमोफिलिया में आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे थैलीसीमिया हो जाएगा आपको तो रक्तलवता नामक बीमारी हो जाता है आपको कमी होने की वजह से। फिनान कीटोनुरिया जो होता है उससे आपको मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्णांता में आपको लाल हरा रंग देखने में कठिनाई होता है, आप नहीं देख पाते हैं। हेमोफिलिया में आपको रक्त थक्का नहीं जमता है। जैसे कि आपको किसी प्रकार से अगर कट जाता है तो जल्दी आपको वह थक्का नहीं जमेगा, खून बहने लगता है जिसकी वजह से व्यक्ति का अधिक खून बहने से मृत्यु भी हो सकता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन है शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी स्टेम कोशिका, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्टेम कोशिका। अगला प्रश्न है कि खोज वैज्ञानिक का मिलान करना है इसमें। जैसे कि रॉबर्ट हुक आपको कोशिका का खोज किया था। जेई पुरकिंजे जीव द्रव के खोज जेई पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ब्राउन आपको कोशिका सिद्धांत दिया था और विर्चो ने केंद्र की खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक आपका हो जाएगा कोशिका की खोज किया था। जेई पुरकिंजे आपको जीव द्रव का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन आपको कोशिका सिद्धांत दिया था और विर्चो केंद्र का खोज किया था। अगला प्रश्न में आपको सही कथन का चुनना है। तो ए में दिया गया है कि आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। और दो में दिया गया इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी में कहा गया है इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है। इसका सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए और दो, ये दो जो है आपका सही है। यानी आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजर होता है और इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भोजन नली के दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए में है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी में ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन सी में है पेरिस्टेटिक संचलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पेरिस्टेटिक संचलन। अगला प्रश्न है वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और जगत। वंश, ऑप्शन बी में है वंश, जाति, कुल, वर्ग, गण, संघ और जगत। ऑप्शन सी में है जाति, वंश, गण, कुल, वर्ग, संघ, जगत। ऑप्शन सी में जाति, वंश, कुल, गण, संघ, वर्ग और जगत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, जाति होगा, फिर वंश होगा, जाति से हो जाएगा वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ और संघ से जगत। ऐसे बढ़ते क्रम में होता है। कोशिका किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम जो है शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो क्षतिग्रस्त या बेकार कोशिका को पचाकर या नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सुसीम, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा। सिंधु घाटी के लोगों को घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं था। जानवरों में कुबर और सींग वाले जानवर मवेशी, कुत्ते और बिल्ली आदि उस समय जो जानवर लोग पालते थे। स्याही हाथी को भी पालतू बनाया गया था और इसके स्वतंत्र दांत के रूप में भी उसको प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी के समय में। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम एक उपनगरी बस्ती की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजय साम्राज्य के तुलु वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था जिन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। यह नागलपुर में तथा विठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण भी कराया था और उसके दरबार में जो एक अष्टदिग्गज कवि रहते थे। हरिहर एवं बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किया था। अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह व्यक्ति कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था उसका मिलान करना है। तो अब वीर कुंवर सिंह जो था वह कहाँ से किए थे? तो जगदीशपुर से किया था। और हजरत महल जो लखनऊ से किए थे। खान बहादुर खान जो था बरेली से किए थे और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से किए थे। उसी में ग्वालियर से जो किए थे जो रानी लक्ष्मीबाई टटिया टोपे झांसी ग्वालियर से किए थे। जगदीशपुर से जो किए थे वह वीर कुंवर सिंह थे और उसका भाई अमर सिंह भी किए थे। इलाहाबाद से पूछे तो आपको लियाकत अली हो जाएगा। अब बरेली से पूछे तो खान बहादुर खान हो जाएगा। दिल्ली में बहादुर जफर के द्वारा किया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन की स्थापना किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्म समाज के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी सी विधवा विवाह समाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में
किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो पूछे तो 1897 में किया गया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। विधवा विवाह समाज की स्थापना पंडित विष्णु परम राम शास्त्री के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला में है केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। अगला है प्रांतीय स्मारकों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन सी है इसे मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन डी है इसे प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसका फ्रेंड चारों आंसर सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजकोष राज शब्दों संघ का शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए है बज्जी के लिए, ऑप्शन बी है लिच्छवी के लिए, ऑप्शन सी है अंक के लिए, ऑप्शन डी है गिरिब्रज के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बज्जी। बज्जी संघ का राजधानी जो था वैशाली था, और अंक का पूछे तो चंपा, और मगध का राजगिरी और गिरिब्रज था। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है शाह आलम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को युद्ध की ट्रॉफी के रूप में छीनकर इसे ले गया था, और बहादुर शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार के संदर्भ में चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। चेरो राज्य के संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। अगला है कि चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी था। चेरो वंश का स्थापना 12वीं सदी में हुआ था, और चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश का मुख्यालय बहिया भोजपुर था। इसमें आपको मिलान करना है। पीटर मुंडी क्या बिहार यात्रा कब किया था वो? तो 1632 में किया था। गोलकुंडा का निर्माण गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा 1939 में दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में किया गया था। पीटर मुनि नामक एक अंग्रेज यात्री था जो 1632 ईस्वी में बिहार में आया था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल में जब भारत की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के निर्णय का विरोध करते हुए जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। फॉरवर्ड की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में किया गया था, और बिहार में इसकी शाखा 1940 में खोला गया था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसका मुख्य देवता था? ऑप्शन ए यज्ञ का देवता था, ऑप्शन बी युद्ध के देवता, ऑप्शन सी जल के देवता, ऑप्शन डी सृजन के देवता। तो इसे सृजन का देवता कहा जाता है इसको। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल की तुलना धार्मिक विश्वासों की काफी विकास हुआ था उस समय। जो इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता कहा जाता था, अग्नि को यज्ञ का देवता कहा जाता था उस। अगला प्रश्न है कि जो लड़ाई हुआ था इसका कालानुक्रम सजाना है, पहले से बाद का सजाना, पहले कौन हुआ था बाद में कौन हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बेदा की लड़ाई कब हुआ था? और प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 17
1960 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम एंग्लो इंडियो 1767 से 1700 सॉरी प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम आंग्ल युद्ध आपको 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। और बेदा की लड़ाई 1759 ईस्वी में हुआ था। तो आपको सबसे पहले बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। बेदरा की लड़ाई 1759 में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? सावित्रीबाई फुले ने, विजया लक्ष्मी पंडित के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा और सावित्रीबाई फुले के द्वारा और सरोजिनी नायडू के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर एक्ट प्रेस 1878 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, अंग्रेजी अखबारों को सहायता करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ाना, प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर यह प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेज जब बंगाल विभाजन किया था तो उस समय एक अपना तर्क दिया था। वो कौन सा तर्क दिया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, या पृथक निर्वाचन देने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था तो अंग्रेजों ने उसको प्रशासनिक असुविधा बताकर इसको विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को इसी में रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया था और इसी दिन शोक दिवस मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या बताइए। इनमें घटा दिया गया था या बढ़ा दिया गया था या वहीं रखा गया था, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको बढ़ा दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत ने विधान परिषदों का इसमें विस्तार किया गया था आपको। अगला प्रश्न है, इनमें से आपको सही चुनना है। गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ था। ऑप्शन सी है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन डी है, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अब्दुल कलाम आजाद थे। इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा सबसे कम उम्र का जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था अब्दुल कलाम आजाद थे। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्षता 1 बार किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और बिहार में जो है कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था। एक 1912 में हुआ था बांकीपुर पटना में, और दूसरा 1922 में जो हुआ था गया में हुआ था। अब यह कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, यह गलत है। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार,
ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में। इसमें जो है कुल क्षेत्रफल का 19% भाग पर यह लागू था, जिसमें आपको जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व के 10/11 भाग कंपनी को देना होता था, जबकि 1/11 भाग स्वयं रखता था। और यह जो है बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किससे संबंधित है? कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन ए है, भारत सरकार अधिनियम 35 के अंतर्गत प्रांतीय स्वच्छता का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी है, पृथक निवास प्रणाली में महिलाओं और दलितों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी है, संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी है, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि द्वितीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होता है और तीनों जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है। और समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। वर्तमान में जो है लोक लेखा समिति का प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल है। इसे अस्थायी मित्र व्यवस्था समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन ए धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों की कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्य कार्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। ऑप्शन डी है धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। ठीक है, संयुक्त हो जाएगा आपको धर्म परिवर्तन का अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको 25 अनुच्छेद से लेकर 28 अनुच्छेद तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य प्रचार उचार करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। ऑप्शन अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में जो आपको विशिष्ट धर्म और विधि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। और अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। अगला अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होता है? तो ऑप्शन है 2 माह, 1 माह, 3 माह, 6 माह। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माह। अगर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया जाता है तो उसे 1 माह के अंतर संसद के भीतर यानी लोकसभा और राज्यसभा के में 2/3 बहुमत के द्वारा उसे पारित करा लेना होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन सी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी गोस्वामी स्वामी अयंगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग जो 12 में वित्त संपत्ति संविदा और बाद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 14 में संघ और राज्यों का अधीन सेवा है। ऑप्शन सी में अनुच्छेद भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध है। ऑप्शन डी में है भाग 11 में राज्य के अधीन भीतर व्यापार समागम वाणिज्य और समागम का बता दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह गलत है। भाग 11 में आपको संघ और राज्यों के बीच विधायी प्रशासनिक संबंध है तथा भाग 13 में जो है भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के उल्लेख किया गया है। और भाग 8 में पूछे
तो आपको संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। भाग 10 में पूछे तो अनुसूची और जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद भाग 12 पूछे तो वित्त संपत्ति संविदा और बाद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 पूछे तो संघ और राज्यों के विधाधीन सेवा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 पूछे तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 15 पूछे तो भाग 15 पूछे तो निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। भाग 17 पूछे तो राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 पूछे तो आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 20 पूछे संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है कि निम्नलिखित में किससे संबोधित किया जाता है। एक करारोपण का, बी सरकारी व्यय का, सी में दिया गया 3 में दिया गया भारत की समेकित और आकस्मिक निधि का। ऑप्शन डी में दिया गया है संघ द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनिमय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी, यानी जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत इस सभी चीजों का उल्लेख किया गया, परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है, जिसमें कराधान, सार्वजनिक व्यय, केंद्र द्वारा राज्य द्वारा उधार लिए गए धन, समेकित और आकस्मिक निधि जुड़े का प्रावधान होता है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ए ऑप्शन बी है संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच विवाद का निपटारा के लिए। ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष लाने के लिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है और अधिकार परीक्षा होता है और परमादेश होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में सम्मिलित है। ऑप्शन ए नागरिक द्वारा सीधे चुन लिए गए, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने गए हैं। ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधि चुना जाता है वह अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। और हम लोग किसी विधायक संसद को चुनते हैं तो वो व्यक्ति जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चुनते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 318, ऑप्शन बी 319, ऑप्शन सी 320, ऑप्शन डी 330। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 318। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 330 था, जिससे घटाकर 318 कर दिया गया था और साथ ही एक सदस्य मनोनीत किया गया था, जिससे कुल सदस्यों की संख्या 319 हो गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में के अध्यक्ष जो फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजरू और M.K. पानिकर इसका सदस्य थे। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, ऑप्शन बी है ढांचागत सुविधा विकसित करना, ऑप्शन सी है विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, ऑप्शन डी है 500 करोड़ से अधिक आय वाली संपत्तियों को शामिल करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 500 करोड़ से अधिक आय वाली संपत्तियों को शामिल करना। विशेष आर्थिक जोन जो है आपको 2000 में इसका गठन किया गया था। 2005 में जो संशोधन कर नए सिरे से इसे लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत जो प्रावधान है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को पैदा करना, ढांचा सुविधा विकसित करना, संचालन सुविधा विकसित करना, घरेलू तथा विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सा है, M1, M2, M3 और ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी M1 को
तरल मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है और M1 की तरलता M3 की तरलता से सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है नगद कोष अनुपात CRR किससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। CR होता है नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से तीनों आंसर सही होगा। यानी कैश रिजर्व रेशियो में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है इसका राशि, जो बैंक के लिए बाध्यकारी होता है और RBI के पास नगद के रूप में से जमा करना होता है। अगला प्रश्न है कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। कल्याण उपागम, सक्षमता उपागम, आय उपागम और मूल आवश्यक उपागम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आय उपागम, सॉरी सक्षमता उपागम। प्रोफेसर अमर्त्य सेन का बहुमूल्य योगदान रहा है इसमें। अगला प्रश्न 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे था। ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी उद्योग से, ऑप्शन सी सेवा से, ऑप्शन डी भारी उद्योग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु उद्योग। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र दर्शाता है गरीब तथा बेरोजगारी को। ऑप्शन बी में है मुद्रास्फीति तथा गरीबी को। ऑप्शन सी है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को दर्शाता है। डब्ल्यू फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित फिलिप्स वक्र ब्रिटेन में 1861 से 1957 के अवधि में यह शुरू किया गया था। कुंजन वर्ग जो होता है यह आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध को दर्शाता है। कुंज नेटवर्क होता है। अगला प्रश्न है सरकार पूंजीगत प्राप्तियों निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। यानी ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि और संपत्ति से बेचने से प्राप्त धनराशि को सरकार को पूंजीगत प्राप्ति के रूप में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत शेयर पूंजी होता है, लाभांश, ऋण, अनुदान, संपत्ति बिक्री, विदेश निवेश, आंतरिक संचय, पूंजीगत अनुदान इस सभी को सरकार के पूंजीगत प्राप्ति में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से वह संबंधित है। अगला प्रश्न है बहावे आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बक्सर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। बहावे आंदोलन का शुरुआत अब्दुल्ला बहाव के द्वारा 18वीं सदी में किया गया था। अगला प्रश्न है पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी। यानी पीएमसीएच की स्थापना जब 1925 में किया गया था तो किस नाम से किया गया था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरारवा कब पहुंचे थे। ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1918 में, 27 अप्रैल 1917 में, 16 अप्रैल 1917 में, 11 अप्रैल 1917 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर वह चंपारण में नील कृषकों के स्थिति दशा को सुधारने के लिए वो आए थे। 1916 में
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1919 को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे और राजकुमार शुक्ल के गांव जो है मुरली भरारवा 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। 1920 में छपरा जिले में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। इसका मूल नाम केदारनाथ था, राहुल संस्कृत्यायन का 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में किया गया था? मजरूल हक, ऑप्शन बी जगत नारायण लाल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ब्रज किशोर प्रसाद। तो बिहार में जो खादी की काफी प्रगति के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड के साथ सीमा करने वाले बिहार के जिलों की वर्तमान समूह को पहचान कीजिए। वर्तमान में झारखंड से लगने वाले राज्य को आपको पहचान करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, रोहतास, गया, कटिहार। झारखंड सीमा से लगने वाले रोहतास, गया, कटिहार है। इसमें और राज्य है जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कुल 8 जिले जो है बिहार का जो झारखंड से सदा करता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बताइए। ऑप्शन ए है 345 किलोमीटर, ऑप्शन बी 405 किलोमीटर, ऑप्शन सी 483 किलोमीटर, ऑप्शन डी हो 545 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 483 किलोमीटर। बिहार का पूर्व से पश्चिम इसका है 483 किलोमीटर लंबाई है और उत्तर से दक्षिण पूछे तो आपको 483 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से स्पर्श करता है। तो ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी अररिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कटिहार। कटिहार जो है आपको पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सटने वाला एकमात्र ऐसा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी किस समूह की है? ऑप्शन ए विंध्य का, ऑप्शन बी टर्शियरी का, ऑप्शन सी आर्कियन का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विंध्य का। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को पहाड़ी जो है विंध्य क्रम का चट्टान के द्वारा यह निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? यानी गंगा नदी जो बिहार को 2 बराबर भागों में काटती है, तो उत्तर से आने वाले इनमें से कौन सा नदी नहीं है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा आपको कर्मनाशा, ऑप्शन बी में हो जाएगा गंडक, ऑप्शन सी हो जाएगा घाघरा, ऑप्शन डी हो जाएगा बागमती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मनाशा हो जाएगा। कर्मनाशा जो है उत्तर की ओर से नहीं मिलती है बल्कि यह दक्षिण की दिशा से उसमें प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत कितने स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था? ऑप्शन ए है 2 स्तरीय, ऑप्शन बी है 3 स्तरीय, ऑप्शन सी है 4 स्तरीय, ऑप्शन डी है हर बार अलग अलग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 स्तरीय। 2006 में जो बिहार पंचायती राज का गठन किया गया था उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था। सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत संगठन का दिया गया था और यह 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप यह संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी
मुख्यमंत्री। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आप राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसे कॉलेजियम प्रणाली के तहत पूरा किया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 217 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत में प्रमुख सुरक्षा बल विशेष समूह एसपीजी शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अदासो कपेसा, ऑप्शन बी हो जाएगा पोनुंग डोमुंग, ऑप्शन सी हो जाएगा मिताली मधुमिता, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रिया झिंगन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अदोसा कपोसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया है। तो यह प्रस्ताव दिया गया है 2022-23, पूर्व में यह 2011-12 था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। 2025 में यह साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय ने किस व्यापी अभियान को शुरू किया है जो 2026-27 के लिए पंचायती विकास योजना की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025 को चीज की शुरुआत का प्रतीक है? ऑप्शन ए है सबकी योजना सबका विकास, ऑप्शन बी है ग्राम विकास देश विकास, ग्राम योजना पंचायत विकास, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबकी योजना और सबका विकास। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2025 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जन योजना अभियान 2025-26 सबकी योजना सबका विकास अभियान का शुभारंभ करेगा, जो वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए पंचायती राज विभाग योजना को तैयार करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित देश बन गया है, यानी कैशलेस कंट्री बन गया है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है डी है नॉर्वे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। अगला प्रश्न है किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोलोनी ने शपथ ली है? तो ऑप्शन ए आपको हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड और ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। कैथरीन मार्टिना एन कोलोनी जो हाल ही में आयरलैंड के 10वीं राष्ट्रपति बना है। केंद्रीय बजट 25-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी अवसंरचना, ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ऑप्शन डी निर्यात। तो बिहार में जब 25-26 के लिए जब बजट जारी किया गया था इसमें 4 इंजन था, इसमें से कौन शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अवसंरचना शामिल नहीं था। कृषि था, अवसंरचना था, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग था और निर्यात शामिल था और निवेश शामिल था। कुल 4 शामिल था इसमें। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य को पहचानिए। कहता है सेवा निर्यात में भारत 7वां स्थान है, रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान है, विदेशी मुद्रा में 3रा स्थान है, डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है असत्य कथन है ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा में 3रा स्थान भारत का नहीं है बल्कि 4था स्थान है। रेलवे में 4था स्थान है, सेवा निर्यात में भी 4था स्थान है और विदेशी मुद्रा में 4था स्थान है।
और निर्माण सेवाओं में 8वां स्थान है। रेलवे नेटवर्क में 4था स्थान है। वैश्विक सेवा निर्यात में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत थाईलैंड, ऑप्शन सी है भारत नेपाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यह जो है साइक्लोन जो होता है भारत के तीसरा संस्करण जो है यह मिस्र के साथ होता है, जो फरवरी 23, 2025 तक चला था। अगला प्रश्न है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस में यह AI समिट हुआ था। अगला प्रश्न है कि PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि इस योजना को 15वें वित्त चक्र के दौरान 25-26 तक जारी करने की मंजूरी है। अगला है, सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीद करेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और डी आंसर हो जाएगा इसका। डी में हो जाएगा आपका ए और दो दोनों सही है। मतलब कहने का मतलब ना तो एक गलत है और नहीं तो दो गलत है, मतलब दोनों सही है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 25-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन खर्च किया गया था? तो इसमें आपको 60,964 करोड़ को शिक्षा पर खर्च किया गया था। स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ खर्च किया गया था और सड़क मद में 17,000 करोड़ का खर्च किया गया था। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है 21 से 26, ऑप्शन बी है 22 से 27, ऑप्शन सी है 23 से 28, ऑप्शन डी है 2024 से 29। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 से 28 तक। बिहार में चौथा कृषि मैप रोप जो है 2023 से 28 तक के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। बिहार में जो पद्म पुरस्कार कुल 7 व्यक्ति को दिया गया था, जिसमें शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया था कला के क्षेत्र में, सुशील मोदी को पद्म भूषण दिया गया था लोक कल्याण के क्षेत्र में, भीम सिंह भवेश को सामाजिक कार्य के रूप में पद्म श्री दिया गया था, हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया था, किशोर कुमार को मरणोपरांत सिविल सर्विस में पद्म श्री दिया गया था, निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में पद्म श्री दिया गया था और विजय नित्यानंद सुरेश्वरी को अध्यात्म के रूप में पद्म श्री दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे धनवंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ताराचंद शर्मा, ऑप्शन बी मायाराम उनियाल, ऑप्शन सी समीर गोविंद जमदग्री, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। इनका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। धनवंतरी पुरस्कार जो दिया गया था ताराचंद शर्मा को भी दिया गया था, मायाराम उनियाल को भी दिया गया था और समीर गोविंद जमदग्री को भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। एक में दिया है इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दो में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा इसका। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में भगवान बुद्ध की त्रिसेवा अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें म्यांमार शामिल नहीं है, भारत शामिल है, भारत शामिल है, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। अगला प्रश्न है कि खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी किया गया है। इस सूची के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स कौन था? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी लियोन मेसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लियोन मेसी। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। आईबीसी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस बड़ी बिल्लियों के साथ संरक्षण के उद्देश्य को की गई है? यानी 9 बिल्ली, 7, 5, 4। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 7। फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे अगला सेट लेकर पुनः आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।